हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे 8 क्लास एसएसटी का लेसन। ये हिस्ट्री का लेसन है, लेसन नंबर 10, द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। बच्चे, इस लेसन में ये बताया गया है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना शासन जमा लिया था। ये लेसन बच्चे बहुत लेंथी है, कुछ मेन पॉइंट्स है इसमें कि डिस्कस करने बहुत ज़रूरी हैं, तो इसलिए मैंने इसको कि वीडियो ज़्यादा लंबी ना हो, इसलिए मैंने इस पूरे लेसन को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया है। फर्स्ट पार्ट में हमने पढ़ना है ब्रिटिश स्ट्रगल विद फॉरेन पावर्स, जिसके अंतर्गत आएगा कि पोर्टुगीज और फ्रेंच, डच और ब्रिटिश, इनके आपस में संघर्ष। और अदर पार्ट्स में आएगा लोकल रूलर के, जो भारतीय शासक है उनके साथ ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस तरह से संघर्ष किया, युद्ध किया और पूरे इंडिया को अपने अंडर कर लिया। अब आज हम पार्ट 1 पढ़ने जा रहे हैं, ब्रिटिश स्ट्रगल विद फॉरेन पावर्स। इसमें बच्चे आनी है मेन जो पावर है ब्रिटिश, फ्रेंच, पोर्टुगीज और डच। इसको मैं 1 बाय 1 करके आपको समझाती हूँ कि किस तरह से ईस्ट इंडिया कंपनी इंडिया में एंटर हुई और उसके बाद किस तरह उसने धीरे धीरे अपनी जड़ें फैलानी शुरू कर दी। तो बच्चे, सबसे पहले देखो कि आप जानते हो, सुना भी होगा आपने कि भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता था। पूरे विश्व में ये बड़ा अमीर कंट्री, अमीर देश माना जाता था। तो सभी देश, संसार के सभी देश चाहते थे कि इसके साथ, इंडिया के साथ व्यापार करें। तो इसलिए फिर पुराने समय से ही यूरोप कंट्रीज़ का इंडिया के साथ व्यापार भी चल रहा था। तो अब ये जो व्यापारिक रिलेशन थे इंडिया के यूरोप कंट्रीज़ के साथ, उसके मेन 3 रूट्स थे। तो 15 सेंचुरीज में तुर्कों ने इस जो वेस्टर्न एशियन और साउदर्न ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज हैं, उनके साथ जो भी व्यापार था, जो व्यापारिक रूट्स थे, उनके ऊपर टर्क्स ने अपना कब्जा कर लिया। तो फिर यूरोपियन कंट्रीज ने देखा कि हम अब इंडिया के साथ अपने व्यापारिक संबंध कैसे कंटिन्यू रख सकते हैं। तो उन्होंने फिर समुंदर के रास्ते नए नए मार्गों का सर्च करना शुरू कर दिया, नए नए मार्ग खोजने शुरू कर दिए, ताकि इंडिया के साथ अपना जो व्यापार है वो चालू रख सके। तो इसके लिए फिर जो फॉरेन पावर पहली है, पोर्टुगीज, जो कि वास्को डिगामा एक पुर्तगाली कप्तान था, वो सबसे पहले 27 मई 1498 को इंडिया समुंदर के रास्ते पहुंचा। और वो पहुंचा था जिस स्थान पे, उस स्थान का नाम था कालीकट। तो इससे प्रभावित होके कि हाँ भी अब हमें व्यापारिक रास्ता मिल गया है इंडिया के साथ व्यापार करने के लिए, तो फिर पुर्तगालियों ने इंडिया के साथ अपना व्यापार करना स्टार्ट कर दिया। अब पुर्तगालों के बाद फिर धीरे धीरे डच, ब्रिटिश और फ्रेंच, उन्होंने भी इंडिया के साथ अपने रिलेशन स्थापित कर लिए फिर से व्यापार के लिए, और उन्होंने भी अपनी सेटलमेंट इंडिया में करनी शुरू कर दी। तो टाइम के पासेज के साथ साथ, टाइम बीतने के साथ साथ, अब जो धीरे धीरे इन चारों शक्तियों में, जो डच, ब्रिटिश, फ्रेंच और पोर्टुगीज हैं, इन चारों शक्तियों में आपस में संघर्ष होना शुरू हो गया। हर एक को ये तमन्ना थी कि मेरा ही एकाधिकार हो जाए, मेरी मोनोपोली हो जाए व्यापार पे। तो इसलिए वो ये सारी शक्तियाँ आपस में धीरे धीरे इन्होंने लड़ना शुरू कर दिया। तो एंड में क्या हुआ कि फिर ब्रिटिश जो है वो विक्टोरियन बन गए, वो विजेता बने, उनका पूरी तरह से एकाधिकार स्थापित हो गया भारत के यूरोप व्यापार के साथ। अब व्यापारिक संबंध तो इंडिया के स्थापित हो गए थे। अब देखो किस तरह से स्थापित हुए कि व्यापारिक संबंध स्थापित करने के बाद ब्रिटिश मर्चेंट ग्रुप, जिसका नेम था मर्चेंट एडवेंचर्स, तो जो ब्रिटिश व्यापारियों का ग्रुप जिसका नेम था मर्चेंट एडवेंचर्स, उन्होंने इंडिया में व्यापारिक संबंध अच्छे बनाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की, जो कि 31 दिसंबर 1600 में हुई। अब इस कंपनी ने, जो ईस्ट इंडिया कंपनी मर्चेंट एडवेंचर्स ग्रुप के द्वारा स्थापित की गई थी, इस कंपनी ने ब्रिटिश क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट
उससे ग्रांट ले ली कि 15 साल तक वो भारत के साथ व्यापार कर सकते हैं। और 1615 में जो इस कंपनी का हेड था, सर थॉमस रा, वो सक्सेस हो गया इस बात में कि उसने जहांगीर से भी परमिशन ले ली कि वो इंडिया के साथ व्यापार कर सकता है। जहांगीर उस समय इंडिया का बादशाह था। तो ब्रिटिशर्स ने जब एस्टेब्लिशमेंट कर ली, व्यापार की एस्टेब्लिशमेंट की, तो उन्होंने सूरत में, सबसे पहले सूरत में, फिर उसके बाद अहमदाबाद, फिर बरौच और फिर आगरा, इन क्षेत्रों में अपनी बस्तियां स्थापित करनी शुरू कर दी और अपना व्यापार कंटिन्यू रखा। फिर 1640 एडी में ब्रिटिशर्स ने अपनी सेटलमेंट्स मद्रास में भी स्थापित करनी शुरू कर दी, अपनी बस्तियां मद्रास में भी बनानी शुरू कर दी। और फिर 1690 एडी में उन्होंने कोलकाता में मतलब अपनी बस्तियां स्थापित की और यहाँ सबसे पहले एक किला बना लिया, जिसका नाम रखा उन्होंने विलियम फोर्ट। यहाँ फोर्ट विलियम भी कहते हैं इसको और विलियम फोर्ट भी कहते हैं। अब ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी थी, उन्होंने व्यापार तो इंडिया के साथ व्यापारिक संबंध तो बना लिए थे, व्यापार तो स्टार्ट कर लिया, लेकिन उन्होंने जो अपना अंग्रेज़ों ने फारुखशियर, जो इंडियन बादशाह था उस समय, इंडियन एम्परर था, उससे बंगाल, बिहार और उड़ीसा में व्यापार और व्यापारिक बस्तियां स्थापित करने की परमिशन ले ली। और बदले में उन्होंने कहा कि फ्री व्यापार करेंगे, उनको कोई टैक्स नहीं लगेगा, और 3000 पर एनुअल उनको इनकम के रूप में या जिस किसी फीस के रूप में उनको दे दिया करेंगे। तो फारुखशियर ने इस बात की उनको परमिशन दे दी। अब ब्रिटिश क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करते थे और क्या एक्सपोर्ट करते थे? तो ब्रिटिश भारत में उस व्यापार के संबंधित मरकरी और लेड और कपड़े अपनी कंट्री से लेकर आते थे और अपनी कंट्री को इंडिया से भेजते थे कॉटन के कपड़े, सिल्क के कपड़े, जो कि बहुत बढ़िया माने जाते थे, और सिंगार, स्पाइसेस, इंडिगो, नील, एक्स्ट्रा, मतलब इस तरह की कुछ चीज़ें हैं वो इंडिया से बाहर भेजते थे। तो इस तरह ब्रिटिशर्स ने व्यापारिक संबंध स्थापित करने के साथ साथ यहाँ देखा, यहाँ के सर्कमस्टांसेस देखे, तो धीरे धीरे उन्होंने इंडियन के जो निजी काम थे, यहाँ के जो काम थे, इंडिया के जो भी मतलब प्रशासनिक शक्तियाँ थी, उनको भी धीरे धीरे उन कामों में इन्होंने मतलब ब्रिटिशर्स ने इंटरफेयर करना शुरू कर दिया। और ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के बढ़ते कदम देखकर अब जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, फ्रेंच लोग हैं, उनको भी ये हुआ, उनका भी हौसला बढ़ा कि हम भी यहाँ पे अपनी कंपनी स्थापित कर सकते हैं, हम भी भारत के साथ फिर से व्यापारिक संबंध बना सकते हैं। तो इसलिए फिर फ्रेंच ने भी अपनी यहाँ पे बस्तियाँ स्थापित करनी शुरू कर दी। चंदन नगर, माही और कराईकल, इन स्थानों पे उन्होंने फ्रांसीसियों ने पहले बस्तियां स्थापित करनी शुरू की। और जो गवर्नर दूने और डुप्ले, इन दोनों गवर्नर जनरलों के अंडर जो फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी है, ये काफ़ी प्रमोट हो गई, काफ़ी इसने आगे बढ़ना शुरू कर दिया। अब इसके बढ़ते हुए मतलब इन्फ्लुएंस को, बढ़ते हुए प्रभाव को देखते हुए ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच के साथ युद्ध करना शुरू कर दिया। उनको ये हो गया कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्रेंच जो है वो हमारे से भी आगे बढ़ जाए, तो इसलिए उन्होंने उनके साथ युद्ध करने शुरू कर दिए। अब एंग्लो फ्रेंच रिवेलरी, इसमें ये है कि किस तरह से अंग्रेज़ों और फ्रेंच में आपस में फूट पड़ गई थी भारत के व्यापार को लेके। अब पहले तो ये फूट पड़ी थी फ्रेंच और ब्रिटिशर्स की यूरोप कंट्रीज़ में, यूरोप महाद्वीप में ये पड़ी थी। और उसके बाद जो भारत में फ्रेंच और ब्रिटिशर्स आए हुए थे, उनमें भी आपस में फूट पड़नी शुरू हो गई।
और परिणाम स्वरूप उनके मतलब बीच में युद्ध होने शुरू हो गए, और ये युद्ध कर्नाटक के युद्धों से फेमस हुए इतिहास में। और 3 युद्ध हुए थे, जिनके नाम थे फर्स्ट कर्नाटक वार, सेकंड कर्नाटक वार एंड थर्ड कर्नाटक वार। फर्स्ट कर्नाटक वार कैसे हुई अंग्रेज़ों और फ्रांसीसियों के मध्य, कि 1740 में जो ऑस्ट्रिया में जो सक्सेशन का सफलता का जो सवाल पैदा हुआ, तो उसके कारण ब्रिटिशर और फ्रेंच में यूरोप कंट्री में ही फूट पड़नी शुरू हो चुकी थी, उनमें आपस में संघर्ष शुरू हो चुका था। इसी के परिणाम स्वरूप इंडिया में भी इन दोनों पार्ट्स में संघर्ष शुरू हो चुका था। तो फिर गवर्नर डुप्ले जो है, जो कि फ्रेंच गवर्नर था, उसने सबसे पहले मद्रास पे कब्जा कर लिया, जो कि उस समय अंग्रेज़ों के अधीन थी, ब्रिटिशर्स के अधीन थी। जो वहाँ का नवाब था अनवरुद्दीन, उसने फ्रेंच को बोला भी कि जो कर्नाटक का नवाब उस समय अनवरुद्दीन था, उसने फ्रेंच को बोला, फ्रांसीसियों को बोला कि ये मद्रास को ब्रिटिशर्स को वापस कर दे। लेकिन फ्रेंच ने ये मना कर दिया कि वो मद्रास उनको वापस नहीं करेंगे। ब्रिटिशर्स ने फिर ट्राई किया कि चलो पांडिचेरी पे ही कंट्रोल कर लेते हैं, पांडिचेरी पे अधिकार कर लेते हैं, लेकिन वहाँ भी वो असफल हो गए। तो इस तरह से इनमें आपस में संघर्ष जारी रहा। लेकिन जैसे ही ऑस्ट्रिया में यूरोप में और ऑस्ट्रिया में जो यूरोप में इसमें फ्रेंच और ब्रिटिशर में जो युद्ध चल रहा था, संघर्ष चल रहा था आपसी, वो जब खत्म हो गया, तो इंडिया में भी इन दोनों पावर्स के बीच में युद्ध समाप्त हो गया। अब फर्स्ट वार को ख़त्म हुए अभी कुछ ही समय हुआ था, तो दोबारा से फिर इन दोनों शक्तियों में फूट पड़नी शुरू हो गई, और इस फूट के परिणाम स्वरूप फिर से इनमें संघर्ष शुरू हो गया, जब 1748 में आसिफ शाह, जो कि हैदराबाद का निज़ाम था उस समय, उसकी मौत हो गई। तो इस मौत के बाद उसकी गद्दी को लेकर उसके पुत्र, जिसका नाम था नासिर जंग, और उसका पौत्र, जिसका नाम था मुजफ्फर जंग, इन दोनों में संघर्ष शुरू हो गया। कि नासिर जंग का ये था कि चलो मैं गद्दी का वारिस हूँ, तो मैं गद्दी पे अपना हक जताता हूँ। लेकिन उसका जो आगे जो ग्रैंड सन था मुजफ्फर जंग, वो चाहता था कि मेरे को ये राजगद्दी मिल जाए। तो इसलिए इन दोनों में आपस में संघर्ष शुरू हो गया। लेकिन उधर से जो ब्रिटिश थे, उन्होंने हेल्प की नासिर जंग की कि चलो हम तुम्हारी साइड है, और फ्रेंच लोगों ने हेल्प कर दी मुजफ्फर जंग की। इसके परिणाम स्वरूप जो चंदा साहिब है, फ्रेंच की सहायता से कर्नाटक का नवाब बन गया, और उसने नवाब अनवरुद्दीन को गद्दी से उतार दिया। फिर 1751 में जब मुजफ्फर जंग की भी मौत हो गई, तो फिर फ्रेंच ने क्या किया कि चलो सलाबत जंग जो है, उसको नवाब बना देते हैं हैदराबाद का। तो उसने जो सलाबत जंग है, नवाब बनने के बाद, क्योंकि फ्रांसीसियों ने उसको नवाब बनाया था, तो उसने कुछ एरियाज़, नॉर्दर्न सरकार के कुछ एरियाज़ जो हैं वो फ्रेंच को भेंट कर दिए। अब इसी टाइम के ड्यूरिंग रॉबर्ट क्लाइव, जो ब्रिटिश ऑफिसर था, उसने कर्नाटक की कैपिटल पे हमला कर दिया, और चंदा साहिब उसमें मारा गया था। और उसके बाद मोहम्मद अली, उसको भी कर्नाटक का नवाब बना दिया गया। और डुप्ले जो है, उसको फिर फ्रेंच ने वापस अपनी कंट्री बुला लिया कि तुम वापस आ जाओ, और उसकी जगह पे नए गवर्नर जनरल को वहाँ से भेज दिया गया, जिसका नाम था गोदाबक्यू। तो 2 कर्नाटक वार्स आपने सुनी। अब देखिए तीसरी में क्या हुआ था कि 1756 में वहाँ यूरोप में फिर से इंग्लैंड और फ्रांस के बीच में 7 साला युद्ध शुरू हो गया, 7 साला संघर्ष शुरू हो गया, और इनके बीच में लड़ाइयाँ चलती रही। और इसी समय के दौरान फिर से इंडिया में भी इन दोनों पावर्स के बीच में संघर्ष शुरू हो गया, और फ्रांस गवर्नमेंट ने काउंट डी लाली को ब्रिटिश पावर को ख़त्म करने के लिए इंडिया भेजा, लेकिन वो सफल नहीं हो सका, वो ब्रिटिश पावर को यहाँ से समाप्त नहीं कर पाया। फिर 1763 एडी में जब पेरिस की संधि हुई ब्रिटिश और फ्रेंच के बीच में यूरोप में,
तो इसी संधि के बाद फिर वहाँ पे जब ब्रिटिश की और फ्रेंच की जो संधि होने के बाद युद्ध की समाप्ति हो गई, तो इसी समय के दौरान फिर इंडिया में भी इन दोनों शक्तियों के बीच में युद्ध समाप्त हो गया, युद्ध विराम हो गया। तो इस संधि के मुताबिक जब इंडिया में संधि हुई थी इन दोनों पावर्स के बीच में, तो फ्रेंच को पांडिचेरी और माही ये एरियाज वापस कर दिए गए, लेकिन साथ में उनको ये शर्त रखी गई थी कि यहाँ पे वो फोर्टिफिकेशन नहीं करेंगे, मतलब कहने का कि कोई किलाबंदी नहीं करेंगे। अब सिर्फ ये था कि फ्रांसीसी जो है वो भारत के साथ व्यापार तो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे कोई किलाबंदी नहीं कर सकते। उन्होंने ब्रिटिशर्स की सुपरमेसी को मान लिया था, जो उनकी शर्तें थी उसके अकॉर्डिंग उन्होंने अपना कार्य करना शुरू कर दिया। तो बेटा इसमें देखो, इस पार्ट में मैंने आपको बताया कि किस तरह फॉरेन पावर्स को कैसे धीरे धीरे करके अंग्रेज़ों ने, ब्रिटिशर्स ने अपने रास्ते से हटाया और पूरी तरह से भारत के व्यापार पे अपना कब्जा कर लिया। और सिर्फ व्यापार पे ही नहीं कब्जा किया, उल्टा भारतीय रियासतों के जो अंदरूनी काम थे उनके बीच में भी इन्होंने धीरे धीरे इंटरफेयर करना शुरू कर दिया, और उस फूट का, जो भारतीय रियासतों की फूट थी, उसका फ़ायदा उठाया। जो इस बारे में बेटा मैं आपको सेकंड पार्ट में समझाऊंगी। अभी फर्स्ट पार्ट में सिर्फ आपने ब्रिटिश पावर्स के बारे में, जो ब्रिटिश के साथ जो फॉरेन पावर्स के संघर्ष थे, उसी के बारे में ही पढ़ना है।